बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं काइंजोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू मूवमेंट। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फोर्सेस अप्लाइड टू द बॉडी लिवर्स। अब इसमें हमने ये इस बहुत ही आसान मज़े का चैप्टर है, ठीक है। इसमें हमने छोटी छोटी बस कॉमन बातें याद रखनी है, जो आपको मैं बताती जाऊँगी वो आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। फोर्सेस अप्लाई टू द बॉडी लिवर्स, इसमें बस 2-3 बातें आपने ध्यान में रखनी है। एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स क्या होती है। जब हमारी बॉडी बिल्कुल अगर कोई फ्रैक्चर हो गया किसी पेशेंट को और वो कोई मूवमेंट नहीं कर सक रहा, तो उसको एक एक्सटर्नल फोर्स के ज़रिए से मूवमेंट कराई जाएगी। और वो एक्सटर्नल फोर्स उसकी कोई भी हो सकती है, या तो फिजियोथेरेपिस्ट का हैंड हो सकता है, मतलब ये फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प कोई हो सकती है, या फिर कोई क्या कहते हैं कोई प्रेशर हो सकता है फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ से, या फिर कोई फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो सकती है, ठीक है। मतलब ये एक्सटर्नल फोर्स होती है। एक्सटर्नल फोर्स होती है कोई बाहर की तरफ से कोई फोर्स अप्लाई करना बॉडी की मूवमेंट के लिए। एक होती है हमारे पास इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स होती है कि मसल्स की अपनी कॉन्ट्रैक्शन करके मूवमेंट करवाना, ठीक है। हमारे पास ये दो चीज़ें आती हैं, दो हमारे पास टर्म्स हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स और एक इंटरनल फोर्स, ठीक है। इसमें बस हमारे पास ये दो चीज़ें आपके ध्यान में होनी चाहिए। उसके बाद टाइप्स ऑफ मूवमेंट एंड पोस्चर। मूवमेंट की कितनी टाइप्स हैं, एक एक्टिव मूवमेंट होती है और एक पैसिव मूवमेंट होती है, ठीक है। एक्टिव मूवमेंट आपको वर्ड से याद रहना चाहिए। एक्टिव मतलब बिल्कुल एक बंदा एक्टिव रहता है, ठीक है। इसका मतलब है एक्टिव मूवमेंट होती है कि जो हम लोग खुद से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और पैसिव मूवमेंट होती है कि जो हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़े, ठीक है। जो एक्टिव मूवमेंट होती है वो तो इंटरनल फोर्स मतलब मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से मूवमेंट हो जाती है, लेकिन जो पैसिव मूवमेंट होती है वो हमें एक्सटर्नल फोर्स के ज़रिए से करवानी पड़ती है, फिर जाके हमारे पास मूवमेंट होती है। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन की कितनी टाइप्स हैं, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे देखिए कितनी तरतीब से बात चलती आ रही है। सबसे पहले उसने बताया कि फोर्सेस कितने टाइप की होती हैं, फिर उसने बताया मूवमेंट कितने टाइप्स की होती है, फिर अब वो बता रहा है कि जो मूवमेंट में कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, मूवमेंट के लिए जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं वो कितने टाइप्स की मूवमेंट, वो कितने टाइप की कॉन्ट्रैक्शन होती है। वो होती है हमारे पास दो टाइप की कॉन्ट्रैक्शन। एक हमारे पास आइजोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, एक हमारे पास आइजोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। आइजोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है कि जिसमें हमारे पास मसल्स के अंदर टेंशन तो पैदा हो जाती है। मतलब अगर कोई मूवमेंट परफॉर्म करवाने के लिए, मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बात बताई थी कि जब हमारी क्या कहते हैं बॉडी में कोई मूवमेंट परफॉर्म होनी होती है तो उसमें सबसे पहले हमारे पास टेंशन डेवलप होती है। मसल्स रेडी होते हैं कि हमने अब ये मूवमेंट परफॉर्म करनी है, ठीक है। उनमें एक टेंशन परफॉर्म हो जाती है। आइजोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में मसल्स में टेंशन तो प्रोड्यूस हो जाती है लेकिन कोई मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। उसको हम कहते हैं आइजोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद आइजोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है। आइजोटोनिक देखें नाम में ही लफ्ज़ आ रहा है आइजोटोन, टोन इसमें चेंज होती है, ठीक है। टोन जब चेंज होगी तो इसका मतलब है इसमें मूवमेंट भी प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास मसल्स के अंदर टेंशन भी प्रोड्यूस होती है और जब टेंशन प्रोड्यूस होती है तो उसमें हमारे पास मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन भी होती है, ठीक है। उसको हम कहते हैं आइजोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। अब इसमें एग्जांपल्स देख लें, यहाँ पे लिखी नहीं है लेकिन मैंने खुद से लिखी थी, तो ये आप लोग भी नोट कर लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है तो वो एग्जाम्पल हमें लिखनी होती है शॉर्ट क्वेश्चन में, ओके। आइजोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के एग्जांपल हम लोग पुशिंग ऑफ द वॉल या क्वाड्रिसेप आइजोमेट्रिक हेड बाय आइजोमेट्रिक, ये चीज़ें एग्जांपल ले सकते हैं। पुशिंग ऑफ द वॉल की एग्जांपल ले लें। अब जब हम एक दीवार को ज़ोर से अपनी फुल फोर्स लगा के धक्का दे रहे हैं, दीवार नहीं हिलेगी, हम क्या कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितने ज़ोर लगा लेंगे। अब इसी से आप लोग वो करें, एज्यूम करें कि हमारी जो बॉडी है उसने टेंशन डेवलप कर ली थी, मसल्स ने फुल टेंशन डेवलप की थी लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, तो दीवार तो वहीं की वहीं खड़ी है, मूवमेंट कोई प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो ये एग्जांपल हमारे पास आइजोमेट्रिक में आ जाती है। उसके बाद आइजोटोनिक में हमारे पास क्या एग्जांपल आ जाती है कि हम लोग जब डंबल्स उठाते हैं, पुशअप्स करते हैं, ऊपर नीचे मूवमेंट हो रही है परफॉर्म, ठीक है। जब मूवमेंट परफॉर्म होगी तो आइजोटोनिक मतलब बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन भी प्रोड्यूस हो रही है और मूवमेंट भी हो रही है, ठीक है, तो उसको हम आइजोटोनिक कहते हैं। उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास आ जाती है टाइप्स ऑफ मसल वर्क। मसल वर्क जो हो रहा होता है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो मसल वर्क हो रहा होता है वो कितने टाइप्स का होता है। वो हमारे पास 3 टाइप्स का होता है। एक स्टैटिक मसल वर्क होता है, एक कॉन्सेंट्रिक मसल वर्क होता है, एक इसेंट्रिक मसल वर्क होता है। स्टैटिक मसल वर्क नाम से पता चल रहा है, स्टैटिक बिल्कुल कॉन्स्टेंट, ठीक है, रुका हुआ। स्टैटिक मसल वर्क क्या होता है, अब ये आपने ये चीज़ें याद रखनी है। जो स्टैटिक मसल वर्क होता है उसमें आइजोमेट्रिक वर्क होता है, ठीक है। मतलब आइजोमेट्रिक की टोन चेंज नहीं होती, सिर्फ टेंशन डेवलप होती है, ठीक है। स्टैटिक मसल वर्क में क्या होता है कि स्टैटिक मसल वर्क जो होता है वो आइजोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है।
क्या करने के लिए, जो उसके ऊपर अपोजिंग फोर्स अप्लाई हो रही होती है ना, उसको मेंटेन, उसको अपोज करने के लिए, मतलब उसके साथ बैलेंस करने के लिए। फिर वो जब वो उसको अपोज करेगी, जो अपोजिंग फोर्स उसके ऊपर आ रही होती है, उसको जब वो अपोज करेगी तो हम इससे फ़ायदा ये होगा कि वो स्टेबल पोजीशन में अप्लाई करेगी। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसके ऊपर कोई स्टेबल पोजीशन, वो स्टेबल नहीं हो सकेगी, ठीक है। इसको हम स्टैटिक मसल वर्क करते हैं। दोबारा सुन लें कि स्टैटिक मसल वर्क हमारे पास आइसोमेट्रिक मसल वर्क होता है, मतलब जिसमें टेंशन तो डेवलप हो रही होती है लेकिन मूवमेंट कोई प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, ठीक है। ये देखिए, द मसल कॉन्ट्रैक्ट आइसोमेट्रिकली टू काउंटर बैलेंस ऑपोजिंग फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए एंड मेंटेन स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये सारा काम करती है। लेकिन देयर इज़ नो मूवमेंट, नो वर्क इज़ डन, कोई मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे पास कोई काम नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि आइसोमेट्रिकली स्टैटिक मसल वर्क काम करता है। कंसेंट्रिक मसल वर्क, इसेंट्रिक मसल वर्क, ठीक है। कंसेंट्रिक मतलब कि शॉर्टनिंग में जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये लफ्ज़ खुद बता रहा है अपना मतलब, ठीक है। कंसेंट्रिक मसल वर्क हमारे पास आइसोटोनिक होता है, इसेंट्रिक मसल वर्क भी हमारे पास आइसोटोनिक होता है, क्योंकि दोनों में मूवमेंट प्रोड्यूस हो रही है ना। एक में शॉर्टनिंग हो रही है मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, और एक में हमारे पास लेंथनिंग हो रही है मतलब क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन हो रही है, इसेंट्रिक, ठीक है। नाम खुद बता रहे हैं सब कुछ। कॉन्सेंट्रिक मसल वर्क होता है कि हमारे पास वो आइसोटोनिकली वर्क करता है कि शॉर्टनिंग प्रोड्यूस करने के लिए मूवमेंट की, और जो इसेंट्रिक मसल वर्क होता है वो हमारे पास लेंथनिंग प्रोड्यूस करता है आइसोटोनिकली, ठीक है। अब इनकी एग्जांपल देखें। स्टैटिक मसल वर्क में हमारे पास कोई मूवमेंट नहीं प्रोड्यूस नहीं होती, हम खड़े हुए हैं, ठीक है। ये हम खड़े हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल। जब हम कोई मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ ऐसे खड़े होते हैं, हमारे सामने हमारे ऊपर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करी है, ठीक है। हर टाइम हमारे पास जब हम खड़े होते हैं, कुछ भी काम नहीं कर रहे होते, तो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारे पास एक्ट करी होती है, ठीक है। जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है तो हमने उसको अपोज करना होता है, ठीक है। अगर हम उसको अपोज नहीं करेंगे तो हम गिर जाएंगे, ठीक है। हमने उसको अपोज करना होता है, तो हम लोग स्टैटिक मसल वर्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई मूवमेंट नहीं हो रही, लेकिन टेंशन हम लोग ने अपने बॉडी में फुल प्रोड्यूस की हुई है कि हम खड़े में। अगर हमारे पास टेंशन ना होती तो हम बैठ जाते हैं, ग्रेविटी को अपोज ही ना कर सकते। उसके बाद कंसेंट्रिक मसल वर्क की एग्जांपल हमारे पास आ जाती है कि हम लोग एल्बो की या नी की एक्सटेंशन फ्लेक्जन करवाते हैं, ठीक है। ये देखें, जब ये मेरा नी है, ठीक है, इसने यूं करके फ्लेक्जन की, ठीक है। जब इसने फ्लेक्जन की है तो हमारी बॉडी में टेंशन प्रोड्यूस हुई है और वो शॉर्टनिंग में गई है, ठीक है। जब वो शॉर्टनिंग में जाएगी तो वो कंसेंट्रिक मसल वर्क होगा, और जो इसेंट्रिक मसल वर्क होगा उसकी एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि जब हम डंबल्स या कोई भी हमने अपना वेट उठाया हुआ, ठीक है, उसको हम उठा के जब नीचे रखते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो लेंथनिंग में जाती है, मतलब रिलैक्स हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद मसल वर्क की रेंजेस क्या होती हैं। मसल वर्क जो हमारे पास हो रहा होता है वो किन किन रेंजेस में जा रहा होता है, ठीक है। एक हमारे पास होती है फुल रेंज, ठीक है। एक हमारे पास होती है इनर रेंज, एक हमारे पास होती है आउटर रेंज, और एक हमारे पास होती है मिडल रेंज, ठीक है। ये 4 रेंजेस है। फुल रेंज तो अच्छा, फुल रेंज क्या होती है कि जब हमारे पास जो मसल है ना वो फुल एक्सकर्जन में जाए, जितनी मैक्सिमम एक्सकर्जन वो कर सकता है ना वो उसमें जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, एक्सकर्जन का मतलब क्या होता है। एक्सकर्जन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी जो है ना वो लेंथनिंग में जब जाती है, शॉर्टनिंग में जाती है ना, उसको हम एक्सकर्जन कहते हैं, ठीक है। अब जो फुल रेंज मूवमेंट है ना, वो हमारे पास जो मैक्सिमम एक्सकर्जन होती है, मतलब हम मैक्सिमम या तो बॉडी कॉन्ट्रैक्शन में जब जाती है या मैक्सिमम रिलैक्सेशन में जाती है ना, उसको हम कहते हैं फुल रेंज, मतलब वो अपनी बॉडी फुल रेंज में चली गई है, ठीक है। और अगर हमारी बॉडी जो है फुल रेंज से थोड़ा सा क्या कहते हैं, जैसे अब ये बताया, मैक्सिमम एक्सकर्जन पॉसिबल इस दी फुल रेंज और दी मसल वर्क एंड एनी एक्सकर्जन विच फॉल शॉर्ट ऑफ दिस इस दी। अब जो फुल रेंज है ना, इससे थोड़ा सा कम या आगे पीछे जो भी होगा ना, उसको उन्होंने 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया। एक उन्होंने इनर रेंज कह दिया, एक उन्होंने आउटर रेंज कह दिया, और एक उन्होंने मिडल रेंज कह दिया, ठीक है। अब इनर रेंज क्या होती है कि जब मसल हमारी शॉर्टनिंग पोजिशन में होता है ना, अगर हमारी बॉडी इतनी एबिलिटी नहीं रखती कि वो शॉर्टनिंग में जा सके, मतलब फुल शॉर्टनिंग में, मैक्सिमम शॉर्टनिंग में नहीं जा सकती, मतलब मैक्सिमम से थोड़ा सा बस पीछे होना, तो उसको हम कहते हैं इनर रेंज, ठीक है। और जो आउटर रेंज होती है, जब हमारी बॉडी फुल रिलैक्सेशन पोजीशन में होती है, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो फुल रिलैक्स नहीं कर सकते, रिलैक्सेशन मैक्सिमम से थोड़ा सा पीछे होते हैं, उसको हम कहते हैं आउटर रेंज। अब देखो, इनर रेंज इज़ द पार्ट नियरेस्ट टू द पॉइंट एट विच द मसल इज़ इन इट्स शॉर्टेस्ट पोजीशन, नियरर टू द, ये लफ्ज़ याद रखिएगा, नियर है, मतलब फुल शॉर्टेस्ट पोजीशन में नहीं है, वो फुल शॉर्टेस्ट पोजीशन में होगा तो वो फुल रेंज होगी, ठीक है। फुल शॉर्टेस्ट पोजीशन में वो नहीं है, वो द इनर रेंज क्या है कि वो अपनी नियरेस्ट है शॉर्टेस्ट रेंज के, और जो आउटर रेंज है वो अपनी क्या कहते हैं रिलैक्सेशन के नियरेस्ट है, ठीक है। जो मिडल रेंज होती है, तीसरी रेंज है, वो क्या होती है, वो मिडल और क्या कहते हैं आउटर और इनर के दोनों के दरमियान की चीज़ है, मतलब ना ज़्यादा वो होती है एक्सटेंड होती है, ना ज़्यादा रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, सॉरी। उसके बाद उन्होंने क्या बताया है, स्ट्रेंथ ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ।
क्या चीज़ होती है ये? हमारे बॉडी में जो टेंशन डेवलप होती है ना, असल में वो टेंशन हमारे पास हमें इस काबिल करती है कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर सके। और जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो मतलब वो हमें बताती है, जो मसल्स के अंदर टेंशन डेवलप होती है ना, वो चीज़ हमें बताती है कि इसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है हमारी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। अब जो मसल्स के अंदर टेंशन डेवलप हो रही है वो कौन प्रोड्यूस करता है? वो हमारे पास मोटर यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। मोटर यूनिट्स हमारे पास क्या चीज़ है? मोटर यूनिट हमारे पास, ये देखें, ये रही डेफिनेशन। वेरिएशन इन द स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज मेड पॉसिबल बाय मीन्स ऑफ द सिस्टम द मोटर यूनिट। मोटर यूनिट कंसिस्ट ऑफ सिंगल न्यूरॉन। एक न्यूरॉन होता है मोटर यूनिट के अंदर, ठीक है, जो क्या कर रहा होता है, मसल फाइबर्स को सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। ये मोटर यूनिट डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और वाइवे में भी ज़रूर पूछते हैं। तो क्या होता है, अब मैं दोबारा बता देती हूँ आप लोग को। स्ट्रेंथ ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, उसके अंदर जो स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होती है वो टेंशन से प्रोड्यूस होती है। जो हमारी बॉडी में टेंशन जनरेट होती है ना, वो इस हमें बताती है कि मसल्स के अंदर एबिलिटी है कि वो टेंशन वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है। अब ये देखें, अब आगे उन्होंने बताया हुआ कि जितने ज़्यादा हमारी बॉडी में मोटर यूनिट्स काम करेंगे उतनी अच्छी हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। जितने कम हमारे पास बॉडी में काम करेंगे मसल्स, उतनी ही हमारे पास कम रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। इसलिए हमारे पास ज़रूरी है कि हमारी जो बॉडी में मोटर यूनिट्स हैं वो सारे इकट्ठे काम करने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ग्रुप एक्शन ऑफ द मसल्स है। मसल के हमारे बॉडी में जो मूवमेंट प्रोड्यूस होती है ना, वो एक मसल प्रोड्यूस नहीं करता, वो काफ़ी सारे मसल्स मिल के एक मूवमेंट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब वो काफ़ी सारे मसल्स कौन कौन से हैं, ये देखें, एगनिस्ट, एंटेगनिस्ट, साइनर्जिस्ट और फिक्सेटर्स, ठीक है। एगनिस्ट हमारे पास प्राइम मूवर्स होते हैं, जो हमारे पास मूवमेंट इनिशिएट होती है, जो मेन मूवमेंट, हम जो भी मूवमेंट करेंगे, चाहे वो फ्लेक्शन करें, एक्सटेंशन करें, सरकमफेरेंस करें, जो भी कर रहे हैं ना मूवमेंट, वो सारी हमारे पास एगनिस्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। अब एगनिस्ट के साथ और चीज़ें हेल्प कर रही होती हैं, वो अब हम पढ़ लेते हैं। एंटेगनिस्ट, एंटेगनिस्ट क्या होता है, जब एगनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन कर रहा होता है ना, तो एंटेगनिस्ट रिलैक्स हो रहा होता है, ठीक है। मतलब कि अपोज कर रहा होता है वो, ठीक है। मतलब एगनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, एंटागनिस्ट उसको अपोज करके बदले में रिलैक्सेशन कर रहा है, ठीक है, तो वो अपोजिंग मूवमेंट होगी। साइनर्जिस्ट क्या होता है, साइनर्जिस्ट हेल्पर मसल्स कहते हैं हम उसको, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर कहीं पे हेल्पर मसल्स का वर्ड आ जाए तो वो साइनर्जिस्ट होते हैं। साइनर्जिस्ट एगनिस्ट के साथ हेल्प करते हैं, उसको असिस्ट करते हैं मूवमेंट प्रोड्यूस करवाने में, ठीक है। उसके बाद फिक्सेटर्स होते हैं। फिक्सेटर्स क्या होते हैं कि मूवमेंट जो हमारे पास बोन्स के ओरिजिन होते हैं, क्या एगनिस्ट जो मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं ना, उसके अंदर जो बोन्स के अंदर ओरिजिन होते हैं उसको वो स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है, फिक्स करते हैं, उसको हम फिक्सेटर्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैटर्न ऑफ द मूवमेंट। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, इसमें कुछ भी हमारे काम का नहीं है। उसके बाद टाइमिंग इन द मूवमेंट आ जाती है। मूवमेंट हम जो भी प्रोड्यूस करते हैं, मसल्स के जो भी मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, उसमें हमारे पास सूटेबल टाइमिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर हमारे पास टाइमिंग नहीं होगी तो हमारी बॉडी बिल्कुल भी कुछ सीक्वेंस नहीं होगा उसके पास कॉन्ट्रैक्शन का, वो कभी अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। अब मैं आपको इसका ये टॉपिक मैं आपको रीड करके साथ साथ पढ़ाती हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे समझ नहीं आएगी आपको, ताकि बाद में आप लोग रीड भी कर सकें तो आप लोगों को समझ आ जाए। टाइमिंग इज़ द सीक्वेंस ऑफ द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो सीक्वेंस है उसको हम टाइमिंग कहते हैं, ठीक है। मतलब मसल जिस सीक्वेंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, उसको हम टाइमिंग कहते हैं, जो क्या करती है, विच टेक प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ द मूवमेंट, जो मूवमेंट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। टू बी सेटिस्फैक्ट्री द फोर्स ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्शन इज टाइम्ड सो दैट इट इज़ एट मैक्सिमम, ठीक है। टू बी सेटिस्फैक्ट्री द फोर्स ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्शन इज टाइम। जो भी कॉन्ट्रैक्शन हम प्रोड्यूस करेंगे उसका टाइम्ड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर वो टाइम नहीं होगी तो क्या होगा, अदरवाइज पीक ऑफ एफर्ट रीच्ड विल बी वेस्टेड। जो हम एफर्ट लगा रहे होंगे कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करने में वो हमारे पास वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर क्या करेंगे हम, अगर हम लोग उसको टाइम्ड करेंगे, वो एक टाइमिंग के साथ प्रोड्यूस होगी, तो हमारे पास जो हमने मैक्सिमम एफर्ट लगाई हुई होगी वो उसका हमें ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ हमें बताई हुई है, देयर इज़ अ वेस्ट ऑफ एफर्ट ऑफ टाइमिंग इज़ टू स्लो और टू फास्ट। टाइमिंग का एक एक्यूरेट होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी तो भी नुकसान होगा, अगर वो बहुत ज़्यादा स्लो होगी तो भी नुकसान होगा। एक बहुत स्टेबल पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ फॉल्टी टाइमिंग फ्रीक्वेंटली अकर फॉर इनएफिशिएंसी ऑफ द मूवमेंट और द पर्पस फॉर विच इट वाज डिज़ाइन। अगर हम लोग वो मूवमेंट नहीं करवाएंगे, कोई मसल हमारे पास जिस मूवमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है, अगर हम वो मूवमेंट नहीं करवाएंगे तो हमारे पास फॉल्टी टाइमिंग आएगी, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है। जिस चीज़ के लिए जो चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है, जिस मूवमेंट के लिए हमने वो मूवमेंट करवानी है, अगर वो मूवमेंट नहीं हो रही, कोई और मूवमेंट हम करवा रहे हैं, तो हमारे पास फॉल्टी टाइमिंग आती है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो टाइमिंग है ना, वो हमारे पास कहाँ से शुरू कहाँ से होती है, डिस्टल से प्रॉक्सिमल की तरफ जाती है। ये देखें,
ये पॉइंट लिखा हुआ है, प्रोसीड फ्रॉम डिस्टल टू द प्रॉक्सिमल, डिस्टल से प्रॉक्सिमल जाती है। क्यों भला? क्योंकि डिस्टल एरियाज हमारे पास स्टिमुला रिसीव करते हैं, ठीक है, वो स्टिमुला रिसीव करते हैं तब जाके हमारे पास मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। इसलिए हमारे पास जो मूवमेंट है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है? डिस्टल से प्रॉक्सिमल पार्ट में, ठीक है। उसके बाद जैसे कि उन्होंने बता दिया हैंड्स और फीट होते हैं, क्योंकि हैंड्स और फीट हमारे पास ये जो टिप्स होती है हैंड्स और फीट के, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? स्टिमुलाई आता है, ठीक है। उसके बाद रिदम है मूवमेंट का, एक रिदम में मूवमेंट प्रोड्यूस होती है, हर मूवमेंट का एक रिदम होता है, ठीक है। रेगुलर बीट और रिकरेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स, जो ये हमारे पास टाइमिंग हो रही होती है, एक सीक्वेंस ऑफ द इवेंट है, ठीक है। यही चीज़ रिदम में है कि एक रिदम में हर चीज़ हमारी बॉडी में एक रिदम में हो रही है, ठीक है। अब एग्जांपल्स उन्होंने काफ़ी सारी दे दी हैं, जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है स्केलेटल मसल्स की या इंस्पायरेटरी मसल्स की। इंस्पायरेटरी मसल्स एंड हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली, हार्ट मसल्स हमारे रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह स्केलेटल मसल्स भी रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं विदाउट फटीक। अच्छा, बस उन्होंने फ़र्क ये बता दिया, स्केलेट ये वो मसल्स हैं जिनके अंदर फटीक नहीं होता, ठीक है, जो फटीक नहीं होते। उसके बाद उन्होंने अच्छा मूवमेंट ऑफ द रिदम में भी उन्होंने बता दिया कि रिदम भी या ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने नर्वस कंट्रोल ऑफ द मूवमेंट बताया हुआ है। इसमें भी बस मेन बात यही हमें याद रखनी है कि जो हमारे पास हमने ये पीछे पढ़ चुके हैं, जो मोटर यूनिट्स होते हैं वो हमारे पास मूवमेंट प्रोड्यूस करवाते हैं, टेंशन प्रोड्यूस करवाते हैं बॉडी में, वही हमारे पास नर्वस कंट्रोल में आते थे, क्योंकि मोटर यूनिट्स हमारे पास ब्रेन से निकल रहे होते हैं असल में, ठीक है। वही हमारे पास नर्वस कंट्रोल में भी आ जाता है। अगर कुछ नहीं समझ आया तो ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिएगा। थैंक यू।